एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब कोई शांत बहती हुई नदी अचानक किसी विशाल चट्टान के किनारे पहुंचती है और फिर सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में गिरती है, तो वो केवल एक खूबसूरत नज़ारा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वो असल में पृथ्वी के भूगोल का एक बहुत ही जीवंत और उग्र पन्ना लिख रही होती है। हाँ, और आज के इस डीप डाइव में हम मध्य प्रदेश की इन्हीं गिरती हुई जलधाराओं यानी जल प्रपातों की रोमांचक दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। यह चर्चा खासतौर पर MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2026 के यूनिट 3 को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सही कहा, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल, पर्यटन स्थल और नदियां शामिल हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इन झरनों की ऊंचाई या नदियों के नाम रटना नहीं है। बिल्कुल, हमें उस विज्ञान और भूगोल को समझना है जो इन्हें आकार देता है। अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को अनपैक करें, तो झरने असल में अपर्दन यानी इरोजन की प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार परिणाम होते हैं। सही बात है। जब नदी अपने रास्ते में आगे बढ़ती है तो उसे कठोर चट्टानों और मुलायम चट्टानों की परतें एक साथ मिलती हैं। और पानी स्वाभाविक रूप से मुलायम चट्टानों को तेजी से काट देता है। और फिर वही पानी एक ऊंचे सीधे खड़े ढाल से नीचे गिरकर एक गहरे कुंड का निर्माण करता है, जिसे हम भूगोल की भाषा में प्लंजी पूल कहते हैं। एकदम सटीक। और मध्य प्रदेश के विंध्याचल और सतपुरा के पठारी और पर्वतीय भाग इस पूरे भौगोलिक घटना के लिए एकदम आदर्श कैनवास का काम करते हैं। इस पूरी अपर्दन की प्रक्रिया का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि भूगोल के साथ साथ परीक्षकों को भी ये विषय बहुत पसंद है। अच्छा, अगर हम पिछले 5 वर्षों के परीक्षा ट्रेंड्स का गहराई से विश्लेषण करें, तो क्या पैटर्न दिखता है? पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है। इस विशिष्ट विषय से प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों की प्रकृति बहुत ही सधी हुई होती है। मतलब सीधे फैक्चुअल सवाल आते हैं? हाँ, अमूमन प्रश्न या तो स्थान और नदी के सटीक सुमेलन से जुड़े होते हैं, या फिर सबसे ऊंचा प्रपात और उसकी किसी भौगोलिक विशेषता पर आधारित होते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन जल प्रपातों की स्थिति, उनके बनने की प्रक्रिया और उनसे जुड़े छोटे छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों को गहराई से समझा जाए, ताकि परीक्षा के दबाव में कोई भ्रम पैदा ना हो। इस मिशन को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है सबसे पहले मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी की तरफ चलना सबसे तार्किक रहेगा। नर्मदा नदी का नाम आते ही सबसे पहली तस्वीर धुआंधार जलप्रपात की ही उभरती है। बिल्कुल। जबलपुर शहर से महज 30 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित ये प्रपात अपने नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। नर्मदा नदी पर स्थित ये प्रपात 30 मीटर ऊंचा है, लगभग एक 10 मंजिला इमारत के बराबर। और जब पानी वहां से नीचे प्लंजी पूल में गिरता है, तो पानी की बूंदें इतनी जोर से टकराती हैं कि चारों तरफ धुएं जैसा एक सफेद कोहरा छा जाता है। और इसके दोनों ओर खड़ी सफेद संगमरमर की चट्टानें यानी मार्बल रॉक्स इस दृश्य को किसी पेंटिंग जैसा बना देती हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए केबल कार यानी रोपवे की जो सुविधा है, वो इस नज़ारे को ऊपर से देखने का एक अलग ही नजरिया देती है। एक और बेहद महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि धुआंधार का ये क्षेत्र यूनेस्को की संभावित सूची में भी अपनी जगह बना चुका है। धुआंधार की भव्यता अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है नर्मदा नदी अपने उद्गम स्थल के आसपास जो संरचनाएं बनाती है, वो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल। अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक, जहां से नर्मदा की यात्रा शुरू होती है, वहां उद्गम बिंदु से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर ही नदी अपना पहला बड़ा प्रपात बनाती है, जिसे हम कपिल धारा कहते हैं। सही। 15 मीटर ऊंचा ये जलप्रपात केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, बल्कि इसे ऋषि कपिल की तपस्या स्थली के रूप में भी जाना जाता है। और इसी पौराणिक और भौगोलिक संगम से सिर्फ 1 किलोमीटर और आगे जाने पर नर्मदा एक और प्रपात का निर्माण करती है, दुग्ध धारा। इसकी ऊंचाई भले ही केवल 3 मीटर या कहें 10 फीट है, लेकिन चट्टानों से टकराकर इसका पानी इतना झागदार हो जाता है कि इसका प्रवाह बिल्कुल दूध जैसा सफेद बहता है। मिल्की वाइट। ऊंचाई कम होने के बावजूद इसकी यह दृश्य विशेषता इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। प्रकृति की अद्भुत कलाकारी है ये। और नर्मदा नदी की ये कलाकारी खरगोन जिले के महेश्वर में एक और अलग रूप लेती है। मैं सहस्त्रधारा जलप्रपात की बात कर रही हूँ।
हाँ, सहस्त्रधारा, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है हजारों धाराएं। यहाँ नदी का तल कुछ इस तरह का है कि जब नर्मदा का पानी चट्टानों से 8 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरता है तो वह एक मुख्य धारा में न गिरकर हजारों अलग-अलग छोटी-छोटी धाराओं में बट जाता है। इसके अलावा नर्मदा घाटी में खंडवा के पास मंदार और दर्दी जलप्रपात भी हैं। ये दोनों लगभग 12 मीटर ऊंचे हैं। और ये खंडवा में बढ़वा और हंडिया के मध्य स्थित है ना? बिल्कुल सही। और इसी श्रृंखला में नरसिंहपुर जिले का सतधारा जलप्रपात भी एक बहुत ही खास स्थान रखता है। सतधारा प्रपात के साथ कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी जुड़े हैं शायद। हाँ, यहाँ भीमकुंड और अर्जुन कुंड स्थित हैं। अक्सर परीक्षाओं में सिर्फ ऊंचाई या नदी का नाम नहीं पूछा जाता, बल्कि ऐसे ही सांस्कृतिक या पौराणिक चिन्हों को जोड़कर पूछ लिया जाता है। तो नर्मदा घाटी के इन विस्तृत प्रपातों को समझने के बाद अब मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र की ओर रुख करते हैं जहां सबसे ऊंचे जलप्रपातों को लेकर एक बहुत ही रोचक भौगोलिक होड़ देखने को मिलती है। आप रीवा क्षेत्र और टोंस बीहड़ नदी प्रणाली की बात कर रही हैं। एकदम सही। यहाँ एक ऐसा तथ्य है जिसने भूगोल की पुरानी किताबों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। एक समय था जब चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा प्रपात माना जाता था, जो कि रीवा के सिरमौर तहसील में बीहड़ नदी पर स्थित है। यह नदी टोंस की एक सहायक नदी है। हाँ, चचाई प्रपात 130 मीटर ऊंचा है और ये अपने बहाव से एक विशाल कैनियन का निर्माण करता है। लेकिन वर्तमान आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। और यही वो बिंदु है जहां पुराने स्रोतों पर निर्भर रहने वाले परीक्षार्थी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई नहीं बल्कि बहुटी जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 198 मीटर है, जो लगभग 650 फीट के बराबर है। ये रीवा जिले में ही रीवा शहर से 72 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये किस नदी पर बनता है? ये सेलर, या जिसे उड्डा नदी भी कहते हैं, उस पर स्थित है, जो आगे चलकर महाना और टोंस नदी की सहायक बनती है। बहुटी की विशालता के कारण ही भूगोलवेत्ताओं में इसे भारतीय नियाग्रा या इंडियन नियाग्रा का उपनाम दिया है। 198 मीटर की ऊंचाई वाकई अचंभित करने वाली है। रीवा का ये पठारी क्षेत्र जलप्रपातों के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला जैसा है। बहुटी और चचाई के अलावा इसी क्षेत्र में टोंस, जिसे तमसा नदी भी कहा जाता है, उस पर 70 मीटर यानी लगभग 200 फीट ऊंचा पूर्वा जलप्रपात भी मौजूद है। पूर्वा प्रपात का सिर्फ भौगोलिक महत्व नहीं है, इसका सीधा जुड़ाव रामायण काल से भी माना जाता है। और इसी के पास बसामन मामा का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। और महाना नदी पर स्थित केवटी जलप्रपात के बारे में क्या कहेंगे? महाना नदी पर बना केवटी जलप्रपात 130 मीटर ऊंचा है और यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा प्रपात है। ये भी इसी रीवा क्षेत्र का हिस्सा है। बहुत ही शानदार जानकारी। रीवा के इस पठार से निकलकर अब मालवा के पठार की भौगोलिक संरचनाओं का विश्लेषण करते हैं, विशेषकर चंबल नदी और इंदौर के आसपास का क्षेत्र। यहाँ के झरनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है। यहाँ का सबसे प्रमुख नाम पातालपानी जलप्रपात है, जो महू, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर कहा जाता है, वहाँ चंबल या चोरल नदी पर स्थित है। पातालपानी लगभग 90 मीटर यानी 300 फीट ऊंचा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका मौसमी यानी सीजनल होना है। हाँ, गर्मियों में इसका प्रवाह काफी कम हो जाता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का अपडेट भी है। बिल्कुल। यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम अब टंटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। परीक्षार्थियों को ये करंट अफेयर्स अपडेट तुरंत नोट कर लेना चाहिए। मालवा क्षेत्र में चंबल नदी के इस रूप को चुलिया प्रपात में भी देखा जा सकता है। यह राजस्थान की सीमा पर स्थित भैंसरोडगढ़ में 18 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। और इसी चंबल नदी पर इंदौर क्षेत्र में झाड़ी दाहा जलप्रपात भी स्थित है। मालवा के इन झरनों का अपना एक अलग स्थानीय महत्व भी है, जैसे इंदौर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट टिंचा प्रपात और मानपुर इंदौर में स्थित शीतला माता जलप्रपात, जहां 3 प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं। इसके अलावा धार और इंदौर की सीमा के अंतर्गत जोगी भड़क जलप्रपात भी मौजूद है। चंबल के इन मौसमी झरनों के बाद अगर हम प्राकृतिक भव्यता और घने जंगलों की बात करें तो हमें मध्य प्रदेश की छत, पचमढ़ी और सतपुड़ा पर्वतमाला की तरफ देखना होगा। पचमढ़ी का रजत जलप्रपात, जिसे सिल्वर फॉल भी कहा जाता है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 107 मीटर या
351 फीट है। इसे रजत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सूर्य की रोशनी में यह बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। ये भारत का 30वां सबसे ऊंचा प्रपात है। पचमढ़ी में सिर्फ दृश्य ही नहीं, ध्वनियों के भी अद्भुत झरने हैं, जैसे कि बी फॉल, जिसे जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यह 35 मीटर ऊंचा प्रपात है ना, इसकी आवाज मधुमक्खी जैसी होती है। हाँ, और जब इसका पानी गिरता है तो उसका स्पर्श किसी हल्की चुभन जैसा लगता है। ये पचमढ़ी का लोकप्रिय स्नान स्थल और प्रमुख पेयजल स्रोत भी है। पचमढ़ी में एक और दिलचस्प जगह है अप्सरा विहार, जिसे फेरी पूल भी कहते हैं। यह करीब 30 फीट गहरा एक उथला कुंड है। इसका इतिहास काफी रोचक है। ऐतिहासिक संदर्भों के अनुसार ब्रिटिश महिलाएं यहाँ स्नान करती थी, लेकिन अप्सरा विहार जहाँ एक शांत कुंड है, वहीं डचेस फॉल बिल्कुल विपरीत है। डचेस फॉल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। इसके लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इसकी ऊंचाई 100 मीटर है और ये 3 अलग-अलग स्तरों, जिन्हें कैस्केड्स कहा जाता है, उनमें गिरता है। ये सतपुड़ा की चट्टानों के अपरदन का एक बेहतरीन उदाहरण है। सतपुड़ा और विंध्याचल के अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में बहने वाली सिंध, केन और बेतवा नदियां भी शानदार प्रपात बनाती हैं। सिंध बेसिन की प्रपातों को याद रखना बहुत जरूरी है। दतिया के सेवड़ा में सिंध नदी पर सनकुआ जलप्रपात है और शिवपुरी में पार्वती नदी पर सुल्तानगढ़ प्रपात। साथ ही शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र में सिंध बेसिन पर पावा जलप्रपात भी मौजूद है। इन तीनों का मिलान अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी तरह अगर हम छतरपुर जिले के खजुराहो क्षेत्र की ओर जाएं, तो केन नदी पर रनेह जलप्रपात स्थित है। यहाँ बहुरंगी ग्रेनाइट चट्टानें यानी मल्टी कलर्ड ग्रेनाइट की अद्भुत संरचनाएं देखने को मिलती हैं। इसे भारत का मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। 2017 में इसे बेस्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन का पुरस्कार भी मिल चुका है। केन नदी की एक सहायक नदी पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पांडव जलप्रपात भी स्थित है। ये एक 12मासी यानी पेरेनियल प्रपात है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। परीक्षा में अक्सर पांडव जलप्रपात और पांडव गुफाओं के बीच भ्रम पैदा किया जाता है। हाँ, पांडव जलप्रपात पन्ना में है, जबकि पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है। इसे लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल। इसी नदी तंत्र में सागर जिले के राहतगढ़ में भालकुंड जलप्रपात भी स्थित है। 38 मीटर ऊंचा यह प्रपात बीना नदी पर बनता है, जो बेतवा की सहायक नदी है। यह एक ऐतिहासिक क्षेत्र व पिकनिक स्पॉट है। इन 12मासी प्रपातों के साथ मध्य प्रदेश में कई मौसमी जलप्रपात भी हैं, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए भी होता है। जैसे बालाघाट जिले में वेनगंगा नदी पर गांगुलपारा जलप्रपात और छिंदवाड़ा में कन्हान नदी पर कुकड़ी खापा जलप्रपात। पन्ना का गाथा जलप्रपात भी इसी श्रेणी में आता है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। जलप्रपात स्थित हैं। और अनूपपुर क्षेत्र में 115 फीट ऊंचा शंभुधारा प्रपात है। आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं परीक्षार्थियों के लिए 4 अंतिम प्रीलिम्स टिप्स साझा करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये मास्टर रिवीजन का समय है। पहला, सबसे ऊंचा प्रपात हमेशा बहुटी चुनें, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है, चचाई नहीं। दूसरा, सबसे गहरे कैनियन का निर्माण रनेह जलप्रपात करता है, जो केन नदी पर है। तीसरा, परीक्षाओं में धुआंधार और पचमढ़ी क्षेत्र के प्रपात सर्वाधिक पूछे जाते हैं। और चौथा, पांडव प्रपात जो पन्ना में है और पांडव गुफा जो पचमढ़ी में है, इनके बीच भ्रमित न हो। हमेशा नदी और जिले के जोड़े याद रखें। इन सभी तथ्यों को जानने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये जलप्रपात सिर्फ नक्शे पर मौजूद बिंदु नहीं है। ये पृथ्वी के इतिहास, अपरदन की ताकत और प्रकृति के सौंदर्य के जीते जागते प्रमाण हैं। बिल्कुल। जिस पानी ने लाखों वर्षों में चट्टानों को काटकर आज इन भव्य घाटियों और झरनों का रूप लिया है, जरा सोचिए, ये लगातार चल रही अपरदन की प्रक्रिया हजारों साल बाद इन परिदृश्यों को किस नए रूप में ढाल देगी। ये एक बहुत ही गहरा विचारणीय प्रश्न है। प्रकृति का ये निरंतर बदलाव वाकई अचंभित करने वाला है। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।